पैसा इस्तेमाल हुआ इनका और फायदा हुआ मुझे। आप में से कोई है कि जिसका ICICI बैंक में एफडी है? रहेगा तो थोड़ी बोलेगा अभी। एक्चुअली बैंक ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं है, पब्लिक का भला करने के लिए बनाएंगे समाज सेवी संस्था नहीं, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री। और प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट मिलता है कस्टमर से और दिया जाता है मालिक को। बैंक का कस्टमर वो है जिसने बैंक में अकाउंट खुलाया, मालिक वो है जिसने उसके शेयर्स लिए। मालिक बनेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर बनेंगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा नहीं होगा। इस कंट्री में कोई भी रहने आके वक्त का वो चाय वाला, पेपर वाला, रिक्शा वाला रहने दो, टीचर रहने दो, प्रोफेसर रहने दो, या कोई भी रहने दो, मिले हुए पैसे को किधर रखेगा? इनको पैसा इस्तेमाल करने को आता नहीं है, इसके लिए वो जाके बैंक में रखते हैं, क्योंकि इनको स्कूल में सिखाया ही नहीं है पैसा होता क्या है। लोगों को पूछा ना पैसा क्या है, तो सर भगवान है, है कि नहीं? पैसा भगवान। पैसे के बारे में पूछा तो एक आदमी आता है टीवी पे शाम को 12 बजे के बाद, मेरे ख्याल से कोई चैनल मेरे को याद नहीं है, वो दिखाता है ये लक्ष्मी कुबेरियन, ये यंत्र अगर आप ले लेंगे तो आपकी लाइफ में इधर उधर से पैसा आएगा, क्योंकि आपने ये यंत्र ले लिया तो ऊपर बैठा हुआ भगवान आपके ऊपर खुश होगा और आपकी लाइफ में पैसा दे देगा। ये 7-8 साल से एडवर्टाइज चल रहा है। इसका मतलब इस कंट्री में इसका प्रोडक्ट बिक रहा है, यानी लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लेने से ऊपर बैठा हुआ भगवान आपके ऊपर खुश होके आपको पैसा देता है। ये लैपटॉप भगवान है क्या? हमने बनाया हमारा काम आसान होने के लिए। गाड़ी भगवान है क्या? नहीं, हमने बनाया ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन आसान होने के लिए। वैसे ही कुछ हजार साल पहले हमने बार्टर सिस्टम में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट वाला मैचिंग मिलना मुश्किल था, इसके लिए इंसान ने करेंसी नाम का एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया। ये इंसान का इन्वेंशन है, इसके भगवान का कोई लेना देना नहीं। ये ना पेड़ पे उगता है ना जमीन में आता है, आपका गवर्नमेंट इसको छापता है। कितने 2000 के नोट, कितने 500 के नोट, कितने 100 के, कितने 200 के, कितने 50 के, कितने 10 के, कितने 20 के नोट छाप के मार्केट में डालने चाहिए, ये गवर्नमेंट किस बेसिस पे डिसाइड करता है? क्या क्या? गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व ना आया ना? एक आवाज आया, बाकी कोई नहीं बोल रहे हैं। गोल्ड रिजर्व कितना है अपनी कंट्री के पास? गोल्ड रिजर्व है क्या? अगर गोल्ड आपके पास है तो $450 बिलियन का कर्जा काय के लिए आपके ऊपर? आपके टोटल एनुअल बजट का 45%, 45% आप पुराने लिए गए कर्जे का इंटरेस्ट पे करने के लिए क्यों दे रहे हैं? वो गोल्ड लेके कॉम्पेंसेट कर दो ना। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे कंट्री में हर आदमी के ऊपर 28,000 रुपए का कर्जा है। 35 कंट्रीज से हमने लिया है, सब कुछ लोगों से हमने नहीं लिया। सोमालिया, नेपाल, भूटान जो हमसे भूखे नंगे हैं उनसे हमने दिया नहीं। बाकी कोई भी अच्छा कपड़ा पहना हुआ दिखा, हमने जाके उससे पैसा मांगा। इस हालत में इस कंट्री को लाके रखा है 60 साल। 70 रुपीज डॉलर। क्यों ऐसा? क्यों $65 1 रुपए क्यों नहीं? यूएस के हिसाब से तो आपका पॉपुलेशन उतना ही है, 1 वर्सेस 60, रात्रि उससे भी ज्यादा। तो आपका करेंसी का भी स्ट्रेंथ हो क्यों नहीं? 100 ईयर बैक 1920 में यूएसए को हमारा अगर रुपया लेना होता तो उनको $14 देने पड़ते। $14 पे हमारा 1 रुपया वो ले पाते थे। सो हमारा करेंसी 14 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था परफेक्टली 100 ईयर बैक। आज हमें उनका डॉलर लेने के लिए 65-70 रुपीज देने क्यों पड़ रहे? अगर ये हमें मालूम नहीं और ये आपको सिखाया नहीं, इसका मतलब एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या? गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं लगता नोट छापने के लिए। ये आपका मिथ है कि आपके पास गोल्ड है, नहीं है।
1922 में ये कंट्री पूरा बर्बाद हुआ था। 7 दिन का सिर्फ हमारे पास फॉरेन रिजर्व था। 8वें दिन में इस कंट्री में 1 रुपए का क्रूड ऑयल नहीं आएगा। इस लेवल पे हम भिखारी हो चुके थे। टोटल बैंकरप्सी डिक्लेयर करने का 7 दिन का टाइम था। 8वें दिन में यहाँ पे सिविल वॉर होता। हमारा जो परचेस चलता है इंटरनेशनल, ऑब्वियसली आपके टोटल कंजम्पशन का 80% क्रूड ऑयल हम बाहर से लाते हैं। हमारे टोटल एडिबल ऑयल का कंजम्पशन का 65% हम मलेशिया से लाते हैं। सो इनके लिए पैसा देना पड़ता है और पैसा डॉलर्स में देना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन का है। 8वें दिन में परचेस बंद। तो पहला पावर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। सो इमेजिन करो, इंडस्ट्री खत्म, ट्रेडिंग बिजनेसेस खत्म, पानी मिलना बंद, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का सैलरी यानी मिलिट्री का भी सैलरी बंद, पुलिस का सैलरी भी बंद। तो रास्ते पे क्या चलेगा बताओ? ये 7 दिन के बाद होगा। इस लेवल पे हम 1992 में आए थे और उस टाइम पे आपके पास गोल्ड नहीं था, क्योंकि जो भी गोल्ड था वो सारा ऑलरेडी दे चुके थे। फॉर्चुनेटली दाऊद इब्राहिम के कुछ कस्टम में पकड़े हुए गोल्ड को हमने इस्तेमाल किया और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड में उस पैसे को डाल के कुछ 36 बिलियन डॉलर्स लेके आए और हमने कुछ टाइम बाय किया था। वो जो गोल्ड गया वो भी किसका था? तो आपको पहले दाऊद को थैंक यू बोलना पड़ेगा। अगर उसने वो गोल्ड स्मगल किया नहीं होता, आपने पकड़ा नहीं होता, और आपने पकड़ा नहीं होता तो आपके पास वो भी नहीं होता। पूरा और निगेटिव बताने की बात नहीं है, लेकिन ये चीजें हिस्ट्री का पार्ट है ना आपके। अभी स्कूल में बुक जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो फर्स्ट से थर्ड में है, उनको भी जाके ये हिस्ट्री बताओ ना, क्योंकि 1947, 48, 49 या 1950 में आप 47 की हिस्ट्री बताते थे ना, तो इसको भी जोड़ो ना अभी कि ब्रिटिश गए और हिस्ट्री खत्म। उसके बाद हमने क्या किया लास्ट 70 साल में, ये भी तो जोड़ो उसमें। ये नहीं जोड़ेंगे और नहीं बताएंगे। ये सब अगर हुआ है तो डॉलर और रुपये का ये जो नेचर है, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप बिजनेस अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। क्योंकि बिजनेस अब एक सिटी या एक कंट्री पे नहीं है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ से वहाँ से। हमने 92 में ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किया, गैट साइन किया। सो हमारी कंट्री का फॉर एग्जाम्पल लुपिन यूएसए में प्रोडक्ट बेच सकता है, यूके में प्रोडक्ट बेच सकता है, किधर भी बेच सकता है। अगर सपोज डॉलर महंगा हो जाता है तो उसके बिजनेस पे असर आएगा। सपोज ये रिमोट मैं इनको यूएसए में बेचता हूँ, $1 $65, मैंने इनको बेचा, डील हो गई, मैंने इनको बेचा, ये बोले ठीक है मैं लेता हूँ, लेकिन मैं पेमेंट तुरंत नहीं देने वाला, क्योंकि बिजनेस में पेमेंट क्रेडिट पे चलता है। सो मैं 21 दिन के बाद का चेक तुमको देता हूँ, चाहिए तो ऑर्डर दे दो, नहीं तो मेरे को दूसरा सप्लायर है। बोला ठीक है यार, 21 दिन नहीं 22 दिन के बाद का चेक दे दो, लेकिन मेरे से ऑर्डर दो। सो 22 दिन के बाद का इन्होंने मुझे चेक दे दिया। अब $60 है। 22 दिन के बाद जब मैंने इसको अकाउंट में डाला, $1 मुझे मिला। ऑब्वियसली मैं इंडिया में रहता हूँ, सो मुझे उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए जब गया तो $65 हो गया। जब मैंने इनको ये रिमोट बेचा था $1 में तो $60 था। आज अगर $65 हुआ, तो जब डॉलर मुझे मिला, मैंने जाके इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया, मुझे क्या मिला? 5 रुपए ज्यादा मिले। जब मैं एक्सपोर्टर हूँ और रुपया कमजोर होता है डॉलर के सामने, तो मेरा बेनिफिट बढ़ेगा। जब जब रुपया कमजोर होगा डॉलर के सामने, तब तब एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा। कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है? फार्मा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट ज्यादा करती है। सो वो इंडस्ट्री में जब भी डॉलर वर्सेस रुपीज में रुपया कमजोर और डॉलर स्ट्रांग होता है, उनके शेयर का भाव बढ़ेगा। सिंपल है। लेकिन ये अगर मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया तो मुझे ये इक्वेशन अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसके लिए मुझे पहले करेंसी मार्केट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेस है। नहीं, मेरे को ये करेंसी में काम करना नहीं, मेरे को डॉलर और रुपए से लेना देना नहीं है, मेरे को एक्चुअली पैसा डालना है मार्केट में और मुझे कंपनी बताओ सबसे ज्यादा प्रॉफिट किधर होगा। ऐसा नहीं होता है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी दिन इस करेंसी मार्केट में कुछ चेंजेस हुए तो उस कंपनी में जिसमें अभी आपने इन्वेस्ट किया, आपका हर फार्मा कंपनी का शेयर नीचे दिखता है। क्योंकि जब
डॉलर 70 टच हुआ था रुपए के हिसाब से, तब बहुत सारे लोगों ने लुपिन, सन फार्मा ऐसी कंपनीज के शेयर बाय करे। अभी डॉलर ऑलमोस्ट 65 हो गया, हम स्ट्रांग हो गए, रुपया स्ट्रांगर हो गया, आपको लुपिन, सन फार्मा इनके शेयर्स नीचे दिख रहे हैं। तो जिन इन्वेस्टर ने वहां पे जाके शेयर्स लेके रखे वो फंसे। अब फायदा कब? जब अब रुपया कमजोर होगा और डॉलर स्ट्रांग होगा, तब तक वो शेयर्स आपको प्रॉफिट देने वाले। ऐसा कब होगा? उसके लिए आपको कुछ और सीखना पड़ेगा। डॉलर किस चीज पे डिपेंड करता है? क्रूड पे। सो जिस दिन क्रूड महंगा होना शुरू हो जाएगा, डॉलर महंगा होना शुरू हो जाएगा। क्रूड फिलहाल नीचे है कंपैरेटिवली उस पीरियड से 5 साल के कंपैरिजन में। सो जिस टाइम पे क्रूड महंगा होना शुरू हो जाएगा, डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और जब डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, ये फार्मा कंपनीज आपको ऊपर आती हुई दिखेगी। तो आपको क्रूड पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब कौन सीखता बैठेगा? तो नहीं सीखेंगे तो इधर काम करना नहीं। आपको डॉक्टर बनना है तो खून देख के चक्कर आता है तो डॉक्टर बनना नहीं तो फिर डेली खून देखना, इतना देखना कि एक दिन बोलेंगे मेरे को कुछ होता ही नहीं है। या तो इम्यून हो जाओ या तो फिर वो काम करो। लेकिन मैं सीखूंगा भी नहीं और मैं डॉक्टर का प्रैक्टिस करूंगा और लोग मेरे पास आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। कोई आपको उंगली पकड़ के गली गली में बार बार घुमाएगा नहीं और बार बार आपके साथ रहेगा नहीं। आप खुद को जब सीखेंगे, हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज ऊपर नीचे होगा तो उसको आप उस गैप को भर सकते हैं पूछ के उस टाइम पे कि अब क्या हो सकता है। लेकिन वो जब रिलेट करेगा या वो रिपोर्ट जब पढ़ोगे तो आपको वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा, वो क्या बोल रहा है। तो फिर इस मार्केट में आना नहीं, क्योंकि आओगे तो सिर्फ देने के लिए आओगे, लेके जाएंगे नहीं। एक्चुअली ये जो मैंने आपको मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स दिखाने का इंटेंशन मेरे पास कितना पैसा, ये नहीं है। दिखाने का इंटेंशन ये है कि अगर मैं ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाता तो पहले मैं जब सिखाता था शुरू में, जब लोगों को पता था, लोग बोलते थे कुछ भी फेंकता है, ऐसा थोड़ी नहीं रहेगा। एक्चुअली अभी डीमैट फॉर्म है, फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होती। ये एक्सक्लूसिवली कुछ रखे हैं मैंने दिखाने के लिए। अगर मुझे बेचना है तो उनको पहला डीमैट करना पड़ेगा, मैं बेच नहीं पाया। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है पैसे का, इसके लिए मैं इतने पैसे ऐसे डीमैट फॉर्म में रख सकता हूँ विदाउट यानी फिजिकल में। लेकिन ये दिखाने के लिए ऐसा मैं पूरा 100% गारंटी देता हूँ कि इधर भी किसी भी ट्रेनिंग में जाना, अपना शेयर सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट के साथ दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। फेंकेगा बहुत, मार्केट में बहुत पैसा, मेरे पास बहुत है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक्चुअली वो तो दिखाओ नहीं, वो नहीं दिखा। मैं 25 साल से मार्केट में, मेरे एक स्टूडेंट है 25 साल से मैं मार्केट में है, ये मैंने एडवर्टाइज देखी मेरे स्टूडेंट की एक दिन, उसमें लिखा था मैं 30 साल से। तो बोले ये 3 साल पहले इसने कोर्स किया है, 30 साल से मार्केट में है। मैंने उसको फोन किया, बोला तू 30 साल से मार्केट में? तो सर आपका 25 है, इसके लिए मैंने 30 डाला। लोग मेरे को पूछते वो 25 है, बोला आपसे थोड़ा सा एक ज्यादा। तो प्रूव कैसे करेगा? मतलब कौन पूछता है, किसको पढ़ाएंगे इतना डिटेल में घुसने का? सर्टिफिकेट इसके लिए दिखाया मैंने क्योंकि एक्चुअली फैक्ट है, जिनको मिला है वो ऐसा दिखाएंगे नहीं। रिस्क के दिखाने में एक, चिल्ला के बताने में दूसरा। इधर तो लोग 50,000 रुपये भी बैग में छुपा के लेके जाते हैं, ऐसा ओपन में बताना नहीं करते। इसके लिए बताता हूँ क्योंकि ये दिया मार्केट है, और इस मार्केट के बारे में जब लोग गलत बोलते मार्केट खराब है, तो अब इसलिए लगता है कि ऐसा नहीं है। कि राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने को अगर आपने सीखा तो मार्केट अच्छा है। इसका मतलब मेरा सारा इन्वेस्टमेंट सही आया नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। आपने आम को खा के उसकी गुठली को बचा के डब्बे में बंद करके रखा, फायदा होगा? फायदा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको प्लांट करना पड़ेगा, उसको बोना पड़ेगा। डब्बे में बंद करना ये सेविंग है, और प्लांट करना, उसको बोना, ये इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क है, बोने में रिस्क है। वो जल जाएगा अगर आपने गलत समय पे गलत जमीन पे
गलत टाइम पे लगा दिया है तो जल जाएगा, उसका मिट्टी बन जाएगी, कुछ नहीं है। एटलीस्ट डब्बे में रखते तो बच जाता, लेकिन वो ऐसे एक दो जल जाएंगे, याद रखना। एक दो मुरझाए से आएंगे, जो आएंगे लेकिन उनको फल ही नहीं लगेंगे, दिखेगा तो प्लांट लेकिन फायदा ही नहीं उसका। 2-3 ढंग के लगने चाहिए बस, 2-3 ढंग के लगे ना, उसको जब फल आएंगे और उन फलों को जब आप रिप्लांट करना शुरू करोगे, कुछ ही साल में जंगल क्रिएट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अपने आप फैलता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये 227 कंपनीज जो मेरे पास है, उसमें से 35 कंपनीज मैंने नहीं ली। अल्ट्राटेक मैंने नहीं लिया है, मैंने लार्सन एंड टुब्रो लिया है। अल्ट्राटेक का बाय डिफॉल्ट आया। ऐसी 35 कंट्रीज बाय डिफॉल्ट आई एक्विजिशन और मर्जर की वजह से, जो मैंने नहीं ली, जो पेरेंट कंपनी से ज़्यादा बड़ी हो गई। ऑब्वियसली जिस कंपनी ने एक्वायर किया होगा तो कुछ देख के एक्वायर किया होगा, उनके टॉप मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए होंगे, वो उसमें नॉलेजेबल है, और ऑब्वियसली उनका बहुत सारे डील्स जो हुए उनकी वजह से मेरे जैसे को फायदा हुआ है, क्योंकि मेरे में नहीं ताकत था कि मैं इन्फोसिस जैसी कंपनी बनाऊं। उतना मैं नॉलेजेबल नहीं है, उतना स्किल मेरे में नहीं है, लेकिन वो स्किल, वो नॉलेज नारायण मूर्ति के पास है, नंदन नीलकनी के पास है, तो उनका वो नॉलेज, उसके उस स्किल का मुझे फायदा मिल सकता है, प्रोवाइडेड मेरे इनकम का 5,000 मैंने वहाँ पे डाल दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया होता, वो गलत गए होते, मेरे 5,000 गए, बर्बाद हो जाता क्या। जब मुझे सैलरी मिली थी और मैंने इन्फोसिस में डाली थी, मेरे दोस्त मेरे साथ ही काम कर रहे थे, 4 जने मेरे साथ, जो हम साथ में काम पे लगे, उनको भी बोला था चलो इन्फोसिस की तुम भी शेयर ले लो। बोले मार्केट के नाम में लग मत, फालतू डूब जाता है, तू भी कर मत, ये सब करना नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ठीक है नहीं करो। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने वो किया जो उनको करना था, मैंने वो किया जो मुझे करना था। इस कंट्री में पहली सैलरी का लोग क्या करते, पार्टी देते। ये गोरा पीछे है ना बरेली में, उधर वो सैटरडे संडे के लिए बंगलोज मिलते हैं रेंट पे, उन्होंने वो बंगलोज रेंट पे लिए, सैटरडे संडे बुक और जाके पार्टी किया। हर एक का सैलरी, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट सैटरडे संडे हमारा बुक, कसम से बोलता हूँ मैंने हर एक का पार्टी खाया। अब बना दिया नहीं, सबका पार्टी होने के बाद मुझे पूछा अभी तेरा बाकी है, तू बता तेरा कब। बोला मेरा कैसा, मेरा तो आपने देखा वो इन्फोसिस के शेयर में मैंने पैसे डाल दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। बोला ऐसे कैसे, तूने हमारा पार्टी खाया है, तेरे को देना पड़ेगा। बोला कौन सी बुक में लिखा है, जब पार्टी खाते तो देना पड़ता है। एक भी बुक में अभी तक मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है। सेकेंडली तुमने कंडीशन रखा था क्या कि मेरे पार्टी को आएगा तो तुमको देना पड़ेगा, ये भी नहीं था। सेकेंड, पार्टी करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ना, क्या मिला है तुमको, जाओ 3 महीना परफॉर्मेंस नहीं करेगा, टारगेट नहीं अचीव करेगा ना, निकाल डाले, बाद में क्या करेगा। किले का एक दरवाजा जीता है तो किला नहीं, सेलिब्रेशन बनता है, किला जीतने के बाद दरवाजे जीतने पे नहीं, लाइफ का बंदोबस्त करने के लिए निकले। महीने का बंदोबस्त हुआ, जिंदगी का बंदोबस्त नहीं हुआ। जिस दिन ऐसा होगा कि तू काम पे गया भी नहीं, तभी भी तुम्हारा घर अपने आप चलेगा। इस लेवल पे जिस दिन पहुंचेगा ना, उस दिन मैं तुझे जबरदस्त पार्टी दूंगा, क्योंकि कल मैं रहेगा या नहीं रहेगा, कल मुझे काम पे गया या नहीं गया, फर्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली मेरी सैलरी पे डिपेंड नहीं। इस लेवल पे जिस दिन लाएगा, उसके बाद तेरे जैसे को बहुत पार्टी देगा मैं, क्योंकि उस रुपए पे जिस पे तुझे खिला रहेगा मेरे फैमिली का हाथ नहीं होगा, क्योंकि उनका पहला मैंने प्रोविजन किया रहेगा। मेरी फैमिली फर्स्ट, उनकी सिक्योरिटी फर्स्ट। वो इतने सिक्योर हुए कि कल मैं इस धरती पे नहीं है, तभी भी उनका फाइनेंशियली उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए निकला, वो अचीव नहीं हुआ, तेरे साथ क्या सेलिब्रेट करूँ। लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये समझता नहीं, प्रायोरिटीज दूसरी रखते हैं, थॉट प्रोसेस में फर्क है। एक्चुअली कुछ नहीं, ये इसको जो इस्तेमाल करने को सीखता है उसको पैसा मिलता है। ये नाके का भिखारी है ना, उसने सुबह से पैसा कमाया होगा, तो किसी इंडस्ट्री के मालिक ने भी पैसा कमाया। जिस भिखारी ने सुबह से पैसा कमाया, उसने अगर सही ढंग से पैसे का इस्तेमाल किया तो वो एक दिन इंडस्ट्री का मालिक बनेगा, और इंडस्ट्री के मालिक ने अगर गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया तो वो एक दिन भिखारी बनेगा। ह्यूमन सोसाइटी में आप इसका इस्तेमाल कैसा करते हो उसके ऊपर सक्सेस है, ना कि आपके पास क्या डिग्रीज और क्या एजुकेशन। डिग्रीज की वजह से एजुकेशन नहीं पकड़ा जाता, मिले हुए पैसे के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, ये बिहेवियर मैटर करता है, वो मैटर बताता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं।
अनफॉर्चुनेटली लोगों को इसका यूज़ समझता नहीं। ये यूज़ करने के लिए मेरा 100% भी काफ़ी है, प्रोवाइडेड सही समय पे सही जगह पे इसको इन्वेस्ट करें इस लेवल पे कि ये पैसा आपको रिटर्न दे। आपने जो कमाया वो इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेंगे उसको इस्तेमाल करो, उसका खर्चा करो। बेस को हाथ मत लगाओ, बेस को बढ़ाओ। मैंने आज तक मेरी लाइफ में मैंने कमाया हुआ पैसा खर्चा किया नहीं। मैंने जो कमाया हुआ पैसा जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी मुझे रिटर्न मिले उनको मैंने खर्चा किया, उनको पूरा खर्चा किया। लेकिन फिर अगर मुझे मेरा खर्चा बढ़ाना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी मुझे रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो वो प्रेशर मेरे पे हमेशा रहेगा। अगर मैंने मिला हुआ सारा पैसा इस्तेमाल करूँ और एक दिन ऐसा है कि मिलना ही बंद हो, जो होगा उस दिन क्या करेगा? एक्चुअली ये थॉट नहीं देंगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं सोचेंगे, तब तक आपको इसका इम्पोर्टेंस समझेगा नहीं, इसकी ज़रूरत महसूस होगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही कंपनी आइडेंटिफाई करना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, सिंपल प्रोसेस होता है। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? 90s में आईटी इंडस्ट्री ये प्रायोरिटी थी अपनी गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व चाहिए था। फॉरेन रिजर्व के लिए फॉरेन में आपका प्रोडक्ट बेचना, इसके लिए आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस लेवल का है क्या? आपका 25 लाख का बजट है, आपके पास दो ऑप्शन है, टाटा की हेक्सा और टोयोटा की क्रिस्टा इनोवा। 25 लाख में ये दोनों गाड़ी आती है, आप कौन सी लेंगे बताओ? टोयोटा की इनोवा या टाटा की हेक्सा, कौन सी लेंगे आप? इनोवा लेंगे। आप भी खुद अपनी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं लेते, आपका उन लोग क्या लेंगे? आपके ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो फॉरेन में बिकेंगे? तो अपनी कंट्री के ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो फॉरेन से इतना फॉरेन रिजर्व आए। फॉर्चुनेटली 90s में आईटी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो रही थी और वो ही इंडस्ट्री इवन वर्ल्ड में भी एस्टैब्लिश हो रही थी। सो वो एक स्कोप दिखा इनको कि वर्ल्ड हमसे काफ़ी आगे गया है उस इंडस्ट्री में, हम अभी भी उनके एड पर है। बाकी की इंडस्ट्री में बाकी का वर्ल्ड हमसे काफ़ी आगे गया है। ये आईटी इंडस्ट्री को अगर हम इंकरेज करें तो उसमें पोटेंशियल है कि फॉरेन में अपने प्रोडक्ट बेच के वहाँ से रेवेन्यू अपनी कंट्री में लाए, और इसलिए आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। और उस प्रमोशन की वजह से आईटी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश हुई, इतने बेनिफिट दिए गए, और आईटी इंडस्ट्री में जिन जिन लोगों ने काम किया उनको उसका फायदा मिला, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको उससे भी कई गुना ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन अब प्रायोरिटी गवर्नमेंट की शायद बदली है। जो 90s में इशू थे वो अभी इशू नहीं, अभी के इश्यूज कुछ अलग है। आपके गवर्नमेंट के करंट इश्यूज क्या है ये हम स्टडी करते हैं जब हम इकोनॉमी एनालिसिस अंडरस्टैंड करते। सो हमारी कोर्सेज का पहला पार्ट होता है इकोनॉमी एनालिसिस। इकोनॉमी को पहले अंडरस्टैंड करो, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है उसको समझो, और गवर्नमेंट उस प्रायोरिटी के हिसाब से किस इंडस्ट्री को बेनिफिट ज़्यादा दे रहा है और किस इंडस्ट्री से निकाल रहा है। जिससे निकालेगा उसका प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर आएगा, और जिसको देगा उसको सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए उधर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, उधर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। सो आने वाले डेकेड में गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है ये आपको अगर अंडरस्टैंड हुआ तो आप पहले इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे। सो पहला इकोनॉमी अंडरस्टैंड किया आपने, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस पे आप जाएंगे। इंडस्ट्री में फिलहाल जो इंडस्ट्री आपने सिलेक्ट करी वो 3 स्टेजेस में होती है, एक पायनियरिंग स्टेज, एक एक्सपांशन स्टेज और तीसरा डीजनरेशन स्टेज। जैसे हमारी लाइफ, जब आप यंग होते हो, छोटे बच्चे होते हो, धीरे धीरे बढ़ते हो, आपकी ग्रोथ चालू है। एक लेवल पे आते हो आप 18-19 साल में, जब आपका ग्रोथ वर्टिकल खत्म हो जाता है और आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शुरू होता है, वेट गेन होना शुरू होता है, फेस ब्रॉड होना शुरू होता है, शोल्डर ब्रॉड होना शुरू होते हैं, मसल्स डेवलप होना शुरू होते हैं। तो आप एक्सपांड हो रहे हैं, आप वर्टिकली नहीं लेकिन हॉरिजॉन्टली आप बिल्ड हो रहे हैं। ये आपका बिल्ड चलेगा ऑलमोस्ट 35-40, फिर इधर से आपका एक्सपेंशन इधर आएगा, धीरे धीरे फिर एक्सपेंशन पैर पे जाएगा, पैर सूजने शुरू हो जाएंगे, 50-55 के आप खत्म, डीजनरेशन शुरू हो जाएगा। जितना फास्ट तुम ग्रोथ हुआ था उतना ही फास्ट अब डिग्रो होगा। 60 साल के आदमी को 65 में आपने देखा 5 साल में, आप पहचान नहीं पाएंगे। जैसे 5 साल के बच्चे को 10 साल के बाद आपने देखा तो आप पहचानते नहीं कि यही बच्चा है जो हमने छोड़ा देखा था। वैसा ही जब आप 60 ईयर के आदमी को 65 में देखते हैं तो आप पहचानते नहीं कि वही आदमी, इतना एज असर करता है। जैसे ही एक लाइफ साइकिल है वैसा इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल है।
जैसे एक इंसान में इन्वेस्ट करना है तो उसको बुढ़ापे में इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर तो आपको रिटर्न नहीं आएंगे। वो जब यंग है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न आएंगे। वैसे यंग इंडस्ट्री जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आएंगे। फिलहाल ऐसी कौन सी इंडस्ट्री पायनियरिंग फेज में है, उनमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट आपका 80% होना चाहिए और 20% आपके कैपिटल का आपका एक्सपांशन स्टेज वाली इंडस्ट्री में होना चाहिए। पायनियरिंग स्टेज वाली जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर अपनी कंट्री के लिए फिलहाल पायनियरिंग स्टेज में अगर हम बोलते हैं कि एविएशन पायनियरिंग में है, एक एग्जांपल, तो क्या एविएशन में सारी जो एविएशन में काम करने वाली कंपनीज है उनकी वो एबिलिटी है कि उस एक्सपांशन का वो बेनिफिट ले? नहीं, हर एक का वो ताकत नहीं। तो कौन सी कंपनी उसका बेनिफिट उठा सकती है? दैट कम्स अंडर कंपनी एनालिसिस। ये 3 स्टेजेस में हम इसको सीखते हैं। एक बार ये आपने सीखा तो वो जो कंपनी एनालिसिस के लिए कुछ फॉर्मूला है उनका इस्तेमाल हम करते हैं, उस हिसाब से कंपनी सिलेक्ट करते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को आगे जाके सिर्फ ट्रैक करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जब आते हैं उस दिन उस कंपनी के सिर्फ रिजल्ट का एनालिसिस करना होता है। जो आपके 4 से 10 इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनके रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होंगे सिर्फ रिजल्ट में आपको 4-5 फॉर्मूले देखने होते हैं कि ये इस मार्क्स से ऊपर है ना, इसका इससे ये ज़्यादा है ना, है तो रखते हैं, नहीं है तो उसको बेचते हैं। ये एनालिसिस हम सीखते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट सीखते हैं। लेकिन हमें ट्रेडिंग भी करना है क्योंकि ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। इधर बैठे हुए 99% लोगों को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। ये मजा नहीं, बोरिंग है। ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ दूसरा सीखना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप सीखते हैं दैट कम्स इन इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। ट्रेडिंग के लिए जो सीखते हैं उसके लिए आपको ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। वो सिस्टम बनता है प्राइस के ग्राफ का, क्योंकि आप प्राइस के मोमेंट को स्टडी करते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी नहीं करते। प्राइस अगेंस्ट टाइम को स्टडी किया जाता है और उसके ग्राफ निकलते हैं। ग्राफ यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आगे आगे जाएगा टाइम, सो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा टाइम, ऊपर नीचे होगी प्राइस, सो वाई एक्सिस पे प्लॉट होगी प्राइस। सो जब आप स्टडी करोगे तो एक्चुअली स्टडी कैसा होता है, इधर हम जो ग्राफ देख रहे थे शुरू में, ये ग्राफ है आपके सामने। मैं गोल्ड का ग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे प्राइस। टाइम सेकेंड सेकेंड आगे जाता है, मिनट मिनट, आर आर, डे, वीक, मंथ, ईयर। सो आप नीचे की स्केल में क्या रख रहे हैं? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, या 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या 10:01, 10:02, 10:03। आपके ऊपर है। स्केल आपको चूज करना है। याद रखना कि अगर हमने दिन लिया, एग्जाम्पल 1 तारीख, 2 तारीख, तो एक दिन में प्राइस एक नहीं होगी, प्राइस बढ़ेगी भी और प्राइस घटेगी। सो इसके लिए प्राइस का ये ग्राफ ऊपर नीचे दिखता है। सो इसका मतलब कल 14 तारीख को गोल्ड में, गोल्ड का रेट इधर तक नीचे आया था कल, और गोल्ड का रेट इधर तक ऊपर गया था। सो कल का ये गोल्ड का हाईएस्ट रेट है और गोल्ड का ये लेफ्ट साइड में ओपनिंग रेट है, राइट साइड में क्लोजिंग रेट। आज इधर खुला, कल के वो क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ तक ऊपर गया था ऑलमोस्ट कल के हाई के पास, उसके बाद अभी नीचे आया और इधर तक आके फिलहाल ये क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट चालू है। सो ये जो लाइन दिखा रहे हैं ये करंट रेट इस पिंक बॉक्स में आपको दिख रहा है 30,574। सो ये अभी आपको फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा जैसे जैसे ट्रेड, क्योंकि क्लोज नहीं हुआ है। सो चांसेस है कि और नीचे जाए, चांसेस है कि ये और ऊपर जाए। सो एक एक बार ये एक एक दिन। अब आपको इसको कलर दिखता है ग्रीन एंड रेड। रीजन सिर्फ ये है कि कल से अगर रेट बढ़ गया और ऊपर जाके क्लोज हुआ तो भाव बढ़ गया, इसके लिए ग्रीन है। कल से अगर रेट नीचे आके बंद हुआ तो भाव नीचे आके बंद हुआ है, भाव घट गया, इसके लिए रेड है। सो कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ब्लैक लो, जो चॉइस। ऑब्वियसली वाइट बैकग्राउंड है, लास्ट तक दिखना चाहिए, इसके लिए मैंने यह कलर चूज किया, लेकिन डिपेंड आप कोई भी कलर ले सकते हैं।
यहाँ पे हमने ये जो स्केल लिया है इसके लिए नीचे एक एक दिन लिया है। सो यहाँ पे लास्ट में आपको कोने में ये जो दिखता है ये डेली दिखता है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है मैं डेली ले लूं या 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर। मेरे पास चॉइस है नीचे का स्केल ऑप्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं अगर इसको चेंज कर दूं मंथली में तो एक एक बार एक एक महीना हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा बार फरवरी का करंट, तो ये क्या है जैन। सो जैन का लोवेस्ट रेट, जैन का हाईएस्ट रेट ये आपको दिखेगा। हेंस आपको नीचे दिखता है नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। अगर मैं ये मंथली की जगह ईयरली ले लूं तो एक एक बार एक एक साल है, एक एक बार एक एक साल है। सो ये आपका 2018, 17, 16 एक एक साल की पूरी गोल्ड की रेंज आप देख रहे हैं। ये मैंने जो यहाँ लगाया है 2003 से इसको लोड किया है। 2003 में गोल्ड 5800 था और अभी आज 30,576 हो गया। अभी 2 रुपये और थोड़ा कुछ हम बात कर रहे हैं। गोल्ड कंटिन्यूस बढ़ा है ना ईयर आफ्टर ईयर, लेकिन 2012 के बाद 2013 में रादर पहली बार वो नीचे आया, लेकिन उसके बाद वो फ्लैट रहा। प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं तो 2012 में जिसने गोल्ड परचेस किया है अभी भी उसी रेट में चल रहा है। सो 12 से लेके 18 तक 5 साल हो गए, 6वां साल चल रहा है, लेकिन फायदा नहीं हुआ है। सो गोल्ड जिसने पहले 5 साल में इतना रिटर्न दिया था, लास्ट 5 साल में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट में फायदा नहीं। ये कैसे पता चला आपको? जब हमने ग्राफ को देखा आसानी से आपको समझ में आया ना। सो जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपको करने में ग्राफ बहुत अच्छी तरह से आसान काम कर देता है। अदरवाइज अगर हमने फिगर्स में लिखा होता रेट 5800, 5600 और ऊपर नीचे की प्राइस, आप इतने कंफ्यूज हो जाते क्या हुआ है समझ में नहीं आता। लेकिन जब ग्राफिकली स्टडी करते हैं तो ट्रेंड काफ़ी आसानी से समझ में आता है। ये जो हमने अंडरस्टैंड किया है, ये ईयरली चार्ट वापस मैं लेके जाता हूँ डेली में। सो एक एक बार एक एक दिन, अगर मैंने एक एक बार एक एक दिन लिया तो नीचे अब तारीख आ गई। अगर मैंने एक एक बार एक एक आर ले लिया तो एक एक बार एक एक आर हो गया। सो ये करंट आर है 8 बजे, ठीक है। 15 तारीख ओपन हाई लो क्लोज इस आर का, तो ये 8 बजे यानी 20 बजे, फिर ये 19 बजे, फिर ये आपको टाइम दिखता है कि डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ये आज का दिन है, यहाँ से शुरू हुआ। सो मॉर्निंग 10 बजे, कमोडिटी मार्केट 10 बजे खुलता है, तब से ये ग्राफ आप देख रहे हैं। अगर मैंने इसको आरली की जगह 5 मिनट का ले लिया तो एक एक बार 5-5 मिनट। तो ये आपका करंट बार 20:35, तो ये क्या रहेगा 20:30। सो 5-5 मिनट की बार साइज है। ग्राफ लाइव चल रहा है, उसको आपको दिखता है 2 मिनट। इसका स्टडी जब आप करते हैं उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसको जब आप स्टडी करेंगे तो आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसके लिए बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा टाइम ट्रेडिंग का, क्योंकि क्विकली अगला बार बनता जाएगा ना। अगर मैंने एक बार एक दिन का लिया तो दूसरा बार कब बनेगा? कल, उसका अगला बार कल, यानी एक एक दिन के बाद। सो चेंजेस जो आएंगे वो डेली बेसिस पर। अगर इधर मैंने एक एक मिनट का बार लिया तो एक एक मिनट में नया नया बार बनता जाएगा। सो बाय द टाइम मैं डिसीजन लूँ बाई करूँ कि सेल करूँ, तब तक एग्जीक्यूट कर रहे तब तक दूसरा तीसरा बार बन के सेल का टाइम भी आया होगा, क्योंकि छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस पे आपको बाय सेल सिग्नल देगा।
इसके लिए स्टेबल सिग्नल चाहिए। प्रैक्टिकली 15 मिनट की बार साइज ये स्टेबल सिग्नल देती है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देती। सो अगर आप छोटा टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम है, आप सिर्फ 1 ही घंटे में बाय सेल करके आप निकलना चाहते हैं, तो 15 मिनट की बार साइज काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप आज लेके 2-3 दिन में बेचना चाहते हैं तो आर्ली टू डेली, यानी आर या डेली को इस्तेमाल कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए। अगर आप लेके रखना चाहते हैं हफ्ते भर के लिए तो डेली और वीकली चार्ट को देख के काम किया जाता है, क्योंकि जब बाय मिला तो ये बाय आने वाले 6-7 बार तक कीजिएगा। तो अगर 5 मिनट का बार होगा तो आने वाले 6-7 बार यानी ऑलमोस्ट 30 मिनट। अगर डेली चार्ट है तो 6-7 बार यानी ऑलमोस्ट 1 वीक। सो डिपेंड आपका टाइम ट्रेडिंग होराइजन क्या है, उस हिसाब से टाइम चार्ट को चेंज किया जा सकता है। उसके लिए सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। सो मैं वापस गोल्ड को डेली में लेके जा रहा हूँ। जो भी कमोडिटी है, जो भी प्रोडक्ट आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्रूड पे क्लिक किया, तो क्रूड का ग्राफ आ गया। सो क्रूड आ गया, ये क्रूड का आज का रेट 3850 पे खुला, 3933 तक गया था, 3837 तक आया था और अभी 3854 के आसपास चल रहा है। सो ये डेली चार्ट हम देख रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट का लेना है तो उसके ऊपर सिर्फ हमें क्लिक करना होता है। दैट्स ऑल। इमीडिएटली ग्राफ, इस ग्राफ का स्टडी। तो इन ग्राफ्स के कुछ ये जो पैरामीटर्स है ना, इनमें सिग्नल जनरेट होते हैं। ऐसा देखा गया कि इस चार्ट में प्राइस या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। सो जब भी प्राइस ऊपर गया था, जब भी प्राइस पास्ट में ऊपर गया था, तब जब भी प्राइस पास्ट में ऊपर गया था, तब जब ये नीचे आया तो नीचे आते टाइम यहाँ पे कुछ सिग्नल दिया इसने, कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ। ये जो शेप क्रिएट हुआ था उसके बाद प्राइस नीचे आया। ये अभी पास्ट में हर बार लास्ट 10 साल 15 साल इंडिया के मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, हर कमोडिटी, हर करेंसी, हर एक का ग्राफ निकालो तो उसमें पता चलता है जब भाव बढ़ रहा है तो नीचे जब भी आता है तो नीचे आते टाइम यहाँ पे एक शेप क्रिएट होता है। ये शेप जब क्रिएट हुआ भाव नीचे आया। ये शेप जब क्रिएट हुआ भाव नीचे आया। वो ही शेप अगर अब भी करंट मार्केट में एसीसी के शेयर में आया है तो इसका मतलब क्या होने वाला है? एसीसी का शेयर नीचे आएगा, क्योंकि ये शेयर जब भी आया है मार्केट नीचे आया है और ये हजारों लाखों बार उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि ये शेयर जब भी आया है ये नीचे आया है। जब मार्केट नीचे आया था तब जब भी ये ऊपर गया तब वहां पे एक शेप क्रिएट हुआ था और ये शेप जब भी क्रिएट हुआ तब मार्केट ऊपर गया। इन शेप्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा ताकि वो शेप किस कंपनी में आया तो आपने आइडेंटिफाई किया। अभी आपको पता चला 4 कंपनीज है जिनमें ये शेप आया है, तो वो 4 कंपनीज आप सिलेक्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग और नेक्स्ट आवर ट्रेडिंग। इन शेप्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो स्टडी है ये ऑलमोस्ट 300 साल पुराना स्टडी है। ये अभी कल परसों किया हुआ स्टडी नहीं है और कई लाख ट्रेड, $3 ट्रिलियन का उसको यूज करके इन्वेस्ट किया गया है। सो अब इसलिए टाइम टेस्टेड मेथड है। आप क्या कर रहे हैं? उसको सीख रहे हैं। सो जो शेप आपने सीखे वो शेप आए, इन शेप्स को याद करना पड़ता है। वो शेप इस तरह के दिखते हैं। अब आप खुद देखने को जाएंगे, बोलेंगे क्या है यार ये और ये फर्क तो क्या है? फिलहाल नहीं पता चलेगा, शायद सब आपको सेम दिखेंगे। पहली बार देख रहे हैं इसके लिए ये क्या है? नहीं, ये क्या है? एम है ना, और ये श्योर ये शेप है ना, ये शेप है।
इस शेप को आप एम बोलेंगे, इस शेप को आप एम ओ बोलोगे, इस शेप को आप आर बोलोगे। आपने इन शेप्स को क्या नाम दिया, ये कैसे प्रोनाउंस करना, ये डिसाइड किया, एक लैंग्वेज क्रिएट हुई ना। ये जीरो भी दिखता है, तो इधर जीरो क्यों नहीं बोल रहे, इधर इसको ओ क्यों बोल रहे, एम जीरो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उसके बाद एक कंडीशन बनाया कि ऐसा जब होता है तो वो नंबर नहीं होता, वो वर्ड होता है। तो इसका मतलब कुछ कंडीशंस रहेंगे कि ये कब इस्तेमाल कैसे करना है। इनिशियली जब आप स्कूल में रहेंगे ना, तो पहली बार आप स्कूल हुए होंगे, पूरी गारंटी आप डी और बी में कंफ्यूज हुए हो, स्मॉल डी एंड स्मॉल वही रहेगा। बड़े आदमी को आपने कंफ्यूजन दिखा, मेरे क्या बात, इतना भी तेरे को समझता नहीं है, अकल कम, कितना फर्क है यार। तुमको फर्क दिखता है क्योंकि तुम बार बार देख चुका है उसको, वो भी 100 बार देखेगा तो उसको फर्क दिखेगा, अभी पहली बार देख रहा है, इसके लिए वो कंफ्यूज है। इनिशियली जब एक्सपोजर कम रहता है तो आप कंफ्यूज होते हो। जैसे आप ड्राइव करते हो, इनिशियली जब आप चलाते हो तो आप काफी सारा कंफ्यूजन रहता है, गाड़ी को बोनेट ही नहीं दिखता, उधर कम से कम झंडा लगाने के रखना चाहिए, है ना, पहला कंडीशन। गाड़ी है किधर तक वो नहीं पता चलता, मैं कैसे चलाएगा गाड़ी। जब नीचे बैठेंगे गाड़ी का हैंड ब्रेक नहीं चालू होगा तो आपका पहले डाउट आएगा, 3 पैडल 2 पैर, गड़बड़ है यार। इसलिए गाड़ी बनाए उसको अकल कम है, इतना ब्रिलियंट आदमी गाड़ी बनाए पैडल 3 डाल के रखे इसमें। कुछ चीजें प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आती है कि इसकी जरूरत है, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार आपको इसका इस्तेमाल कंफर्टेबल करता है कि बार बार इसका इस्तेमाल आपको कंफर्टेबल करेगा। बस एक्सपोजर ज्यादा मैटर करता है। इन शेप्स को जब आप स्टडी करते हैं, उन शेप्स को आपको याद करना होगा। कार्डियोग्राम जब निकालता है डॉक्टर, आपका कार्डियोग्राम देखे होते हैं गड़बड़ है, एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। आप बोले देखा किधर लिखा है एंजियोग्राफी, तो दिखता नहीं होगा एंजियोग्राफी, तो शेप आया है, जिसकी वजह से ये शेप जब जब आया है पास में उसको हार्ट अटैक आया है। ये कार्डियोग्राम में जब जब शेप आता है तो इसका मतलब अंदर क्लॉट होता है और बाद में इसको हार्ट अटैक आता है, तो इसकी वजह से तुझे बता रहा हूँ ये शेप तेरे में आया तो बेटर है तो एंजियोग्राफी कर ले। ये स्टडी है, चैलेंज तो कर लो। आप चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपके लाइफ के साथ इधर भी वैसा ही स्टडी है, हजारों लाखों जन ने इसको स्टडी किया। ये जो हमने आपके सामने अभी प्रेजेंट किया ये है, आपको दिखता है वो जापानीज कैंडलस्टिक नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जो जापानीज लोग ऑलमोस्ट 300 साल से इसको राइस ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इधर दुनिया में हर जगह इसका इस्तेमाल है, लेकिन सिर्फ जापानीज कैंडलस्टिक ये वन ऑफ द टूल है, ओनली टूल नहीं है, कई सारे टूल्स, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है। सो इन चार्ट से एक स्टडी होता है, उन स्टडी को जब आप सीखोगे तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाओगे। थोड़ा सा सीखने में जो तकलीफ होगा वो होगा, लेकिन अगर आपको मार्केट में इंटरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली इसको आप सीख पाएंगे और सीखने के बाद आप काम कर सकोगे। जब आप इसको सीखोगे और काम करना शुरू करोगे, सक्सेस गारंटेड रहेगा। नहीं, एक ही कॉलेज से जब 2 लोग बाहर निकलते हैं ना, एक डॉक्टर का प्रैक्टिस बहुत चलता है, दूसरे का नहीं चलता। कैसे इस्तेमाल करते हैं आप उसको, ये भी मैटर करता है, क्योंकि ये स्किल ओरिएंटेड काम। एक छोटा सा चीज, अब आपने ये शेप सीखे, ध्यान दो मैं कुछ बोल रहा हूं। ये शेप आपने सीखे तो इसका मतलब ये मॉर्निंग स्टार नाम का इस तरह का शेप आया तो टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि ऐसा आने के बाद प्राइस बढ़ता है। ये शेप आया है रिलायंस कंपनी के शेयर, रिलायंस कंपनी के ग्राफ में ये शेप आया है फिलहाल, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। आपने रिलायंस बाय किया क्योंकि ये शेप आया, बराबर, और आज रात को अंबानी को हार्ट अटैक आ गया तो दूसरा तुमको आएगा कल, क्योंकि सीधा कल रिलायंस, अगर तुमने सारा पैसा रिलायंस में डाला रहेगा गारंटेड तुमको दूसरा आएगा। या ये शेप आया है सपोज लुपिन के ग्राफ में, वहां पे न्यूज आ गई लुपिन फार्मा का यूएसएफडीए का अप्रूवल कैंसिल किया गया, सो जो भी इस प्लांट से माल निकला है उसको अब रिजेक्ट कर, लुपिन का ट्रेमेंडस नुकसान। क्या हो जाएगा कल लुपिन, तुम बोलेंगे तुम्हारा शेयर तो ये आया था, टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल किया, फालतू टेक्निकल एनालिसिस चलता नहीं है यार, मैंने बाय किया और उसके बाद गड़बड़ हो गया। सपोज आपने ओएनजीसी के शेयर में बाय दिखा इधर और उधर, पता चला ओएनजीसी का
कोची शिपयार्ड में आग लग गया कल, सो एनजीसी आग डीजे। सो ये जब हुआ था ना, तब ये सब इवेंट्स पकड़े नहीं थे। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो मार्केट को मालूम नहीं, जो अचानक हुए मार्केट बंद होने के बाद। अभी सपोज आपने इधर बाय करके रखा है और उधर किसी ने मोदी को असैसिनेट किया, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है कि कांग्रेस के बिना दूसरा कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया तो सेकंड राउंड में वो जीता नहीं है। एक ही टर्म कंप्लीट करता है, दूसरे टर्म में वो जिंदा रहता नहीं। तो हिस्ट्री है, पर हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। क्या करें, एक्सीडेंट होते ही इधर हो सकता है, अचानक बहुत बार ऐसा कुछ होता है। तो हिस्ट्री में 5 बार ऐसा हुआ तो 6वीं बार भी ऐसा हो सकता है। या कल को अगर आपने इधर बाय किया और उधर वो कोरिया वाले का दिमाग आज रात को खराब हो गया तो उसने इधर छोड़ दिया मिसाइल, तो देखते क्या होता है। तो आपका तो इधर बाय का तनक हो गया ना। ये एक्सट्रीम केसेस लिए हमने, एकदम एक्सट्रीम केसेस लिए। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि कंपनी का नुकसान होने के लिए एक्सट्रीम केसेस की जरूरत है। इंटरनली भी बहुत छोटा कुछ होता है ना, जैसे इधर आपने सपोज आज भारतीय शिपयार्ड का बाइक है, उधर उनके शिपयार्ड में उधर कल लेबर ने स्ट्राइक बोल दिया, सो ऑब्वियसली कंपनी का इस क्वार्टर में अफेक्ट होगा, सो निगेटिव इंपैक्ट आएगा। सो ऐसा जब होगा तब ये फेलियर है। सो जरूरत नहीं है कि हर बार जब ये बाय बोले तो आपका बाय फिर भी फ्यूचर में चले, क्योंकि अगर अचानक ये बाय का मतलब है अगर नॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कुछ नहीं हुआ और नॉर्मल रहा सब कुछ, तो गारंटेड चलेगा। लेकिन ऐसा नॉर्मल कुछ हो गया, उस केस में फेलियर। अब एबनॉर्मल का क्या गारंटी है? आप इधर आए वापस घर पे जाएंगे, गारंटी है? नहीं। तो एबनॉर्मलिटी कितनी अलग अलग हो सकती है। हम बोलते हैं हम ये करेंगे, होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार नहीं कर पाते, या नहीं होता, या खत्म, हमें नहीं मालूम अगला मोमेंट क्या। तो उसकी वजह से वैसा आपका प्रेडिक्शन उस टाइम पे वो गलत हो सकता है। दुकान पे आया हुआ हर कस्टमर माल नहीं लेता, हर बिजनेस डिस्कशन डील में कन्वर्ट नहीं होता, वैसा हर ट्रेड सक्सेस नहीं देता। प्लीज याद रखना, 100% गारंटेड प्रॉफिट किसी ने क्लेम किया है ना, मैं लिख के देता हूँ, वो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता है, वो स्टोरी लिखता है, वो फिक्शन में जीता है पर फिक्शन का क्लेम कर रहा है। मार्केट में 100% प्रॉफिट किसी को नहीं होता। वॉरेन बफे भी अभी भी गलत जाता है, राकेश झुनझुनवाला अभी भी गलत जाता है, रामदेव अग्रवाल अभी भी गलत जाता है। जिन लोगों ने 5-10 हजार रुपए लाके कई 5000 करोड़ का एसेट जिन्होंने क्रिएट किया, वो भी अभी भी 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी गलत जाते हैं। गलत जाना नॉर्मल है, गलत कौन नहीं जाता? मार्केट को अंडरस्टैंड करो। आप इस मार्केट में जब उतर रहे हो ना, सामने वाले का पैसा लेके आने के लिए उतरे हैं, और सामने वाला काय के लिए उतरा है? आपका पैसा लेके जाने के लिए। जैसे जब आप वॉर में उतरते हो, आप सामने वाले को मारने के लिए उतरे हो, आपकी जान वो लेके जाएगा या आप उसकी जान लेके आओगे? किसी की एक की जान जाएगी, उधर फिजिकल इधर फाइनेंशियल, डेथ गारंटी। सो जब आप सामने वाले को मार के आओगे, तो जब आप लड़ने को उतरते हो ना, तो सामने वाले को हराया आपने और आप जीते, इसका मतलब आपको एक भी वुंड नहीं हुआ। ऐसा होगा क्या? जख्म उसको भी होंगे, जख्म आपको भी होंगे, लेकिन उसको इस तरह का जख्म हुआ कि वो डेथ, पर आपको इतने सारे जख्म होने के बाद भी आप सर्वाइव हुए, आप जीत गए। लेकिन ऐसे कई सारे जख्म होंगे जो शायद जिंदगी भर भरेंगे नहीं, फिर भी आप जीते। बस जो जीतता है उसको भी वुंड होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि वॉर में उतरे और उसको किधर भी नहीं लगा और घुसा और बाद में सबको मार के बाहर आया। वो सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत हो सकता है, बाकी तो कोई नहीं, दूसरा किसी को पॉसिबल नहीं। ऑब्वियसली जब आप मार्केट में उतरेंगे तो आपको कई ट्रेड आपके गलत जाएंगे, कई उसके आपके गलत जाते जाएंगे। बस इतना है कि आपके कम गलत जाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, तो आप सक्सेसफुल होंगे। 100% सक्सेस इस मार्केट में पॉसिबल नहीं है किसी को भी। तो जब आपने काम करना शुरू किया,
100 रुपीज का शेयर था, आपको बाई सिग्नल मिला, आपने 100 शेयर बाई करे, 2% प्रॉफिट मिला, आपने बेच दिया, सही चल रहा है, खुश हो गए, ये सही जगह पे कहीं परफेक्ट सिस्टम मिला मुझे, थोड़ा आपका डेयरिंग बढ़ा, आपने काम किया, अगला शेयर 200 रुपये का था, 2% बाई प्रॉफिट कमाया, 100 शेयर बाई करते हैं, फिर प्रॉफिट में आपको और कॉन्फिडेंस आया, अगला ट्रेड आपने 300 रुपये का शेयर का था, 100 शेयर बाई करे, आप फिर 2% कमा गए, सही जा रहा है, जबरदस्त, आप खुश हो रहे हैं, अगला शेयर वापस आपने ट्रेड किया, 1000 रुपीज का था, अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड गलत गया, 2% लॉस हो गया, सो आपका एक ट्रेड लॉस, सो 75% सक्सेस एंड 25% फेलियर, 4 में से 3 सही और 1 गलत, सो 1 का लॉस 3 के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो 2 ट्रेड आपके फेवर में, लेकिन यार ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि कमाया और गया में, गया ज़्यादा, कमाया कम, एक बार भी गलत गया तो ये एक ने जो बाकी के 3 ट्रेड में जो कमाया था वो लेके जाके ऊपर से जेब का 800 रुपया लेके गया, ये प्रॉब्लम है, एक बार भी गलत नहीं जाना चाहिए, एक बार भी गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार भी गलत गया तो फिर जो कमाया वो लेके जाता है, इसके लिए मुझे परफेक्ट सिस्टम चाहिए, और परफेक्ट सिस्टम मिलता नहीं, इसके लिए इस मार्केट में सक्सेसफुल इंसान होता नहीं। एक आदमी आया था 2003 की बात है, जिम्मेदार में ये एडवर्टाइज तुमने लिखा क्या, 5,000 का 14 साल में 1 करोड़, हाँ अच्छा, तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ बाद में दिखाता हूँ मैं, सेमिनार उसी के लिए है, लेकिन इतना जल्दी क्या है, 20 साल से मैं मार्केट में, बहुत गंदा वर्ड इस्तेमाल किया इधर, मैं ओपन फोरम में नहीं उसको बोल सकता, लेकिन 20 साल में मार्केट में मेरा जेब से पैसा गया इतने साल काम करने के बाद, और तुम लिखता है 5,000 का 14 साल में 1 करोड़ फालतू का फेंकता है वगैरह वगैरह, बहुत गाली दे रहे हैं, यानी पूरा बड़ा जो इतना पैसा गया उसका वो पूरा मेरे पे खाली कर रहे हैं। वो जैसे जैसे भड़क रहा है मुझे हंसने को आया, मुझे हंसता देख के और भड़क गया, तो मुझे बोलते तो हंसता क्यों है, तो यार मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था मेरे पास पैसा आया किसका, वो मिला, क्यों है वो, उसको और गुस्सा है, तो क्या बोल रहा है, तो अभी आपने क्या बोला, 20 साल से मैं मार्केट में है और मैंने पैसा कमाया नहीं, मार्केट में पैसा नहीं मिलता है, ये तुमको पहले साल ही पता चला कि 20 साल के बाद पता चला, तो मेरे समझ में नहीं, आप पूछ क्या रहे, आप क्या बोल रहे हैं, 20 साल से मैं मार्केट में पैसा मिलता नहीं, जाता है उल्टा, ये तुमको अभी पता चला 20 साल के बाद या पहले साल पता चला, तो पहले ही साल, तो बोला 20 साल से कर क्या रहे फिर मार्केट में, इन्वाइट किया मार्केट में तेरे को नहीं ना, तो मैं बताता तो 20 साल से मार्केट में क्या कर रहे हैं, इस 20 साल में तुमने कमाया भी और गवाया भी, ऐसा हुआ नहीं है कि तुमने सिर्फ गवाया, तुमने कमाया, वो जो कमाया ना उस कमाई की वजह से तुम टिका रहा है और तुम कोशिश कर रहा है कि सिर्फ वैसे वाली ट्रेड हो जाए एक दिन, तो मैं मेरा लाइफ में जबरदस्त सक्सेस देखूं, मेरा वो फेलियर निकले और वो प्रॉफिट वाली ट्रेड बचे, ये ढूंढने में तुम्हारा लास्ट 20 साल से कोशिश चल रहा है और उसमें तो कामयाब नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो कर रहा है ना मार्केट में प्रॉफिट होता नहीं, स्टेटमेंट गलत है, प्रॉफिट और लॉस में तूने प्रॉफिट भी बहुत देखा और लॉस भी बहुत देखा, सिर्फ चाहता ही है कि लॉस वाले ट्रेड हट जाए और सिर्फ प्रॉफिट वाले बचे, और इसमें तो कामयाब नहीं है, तो क्या यही मेरे को बोला गया, ये स्टेटमेंट फ्रेमिंग करने में जिसको जमता नहीं वो मार्केट में पैसा कमाने को आएगा, जिसको अपना एक्सपीरियंस प्रेजेंट करने को आता नहीं वो मार्केट में से पैसा कमाएगा नहीं, मार्केट में से पैसा इसकी वजह से तुम्हारा गया है क्योंकि तुम्हारा एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अपने में नहीं देखता है, प्रॉब्लम सामने वाले में देखता है, तेरा लाइफ में भी, लाइफ में जिन जिन घर के मेंबर भी तेरे से बहुत परेशान होंगे, मैं लिख के देता हूँ ताकि पूछ लेंगे, इधर आया ना घर में गारंटेड सब खुश रहेंगे, अब जब घर पे जाएगा तो एक सन्नाटा रहेगा, होता है मैं जब भी घर पे जाते हैं सब शांति रहती है, रीजन है तू फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, और ये जब करते हैं तब कर दे क्या है, ट्रेड करना जब शुरू करेंगे प्रॉफिट जब आएगा तब तक खुश रहेंगे, जैसे ऐसा लॉस होगा
बोला फालतू सिस्टम है यार, बराबर नहीं है, मैं बराबर किया ये सब बोला वैसा, लेकिन ये बोला 3 बार सही 1 बार गलत, जा सकता है, गया और मेरा लॉस हुआ, ये बराबर नहीं है। फिर इनको मिला आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं मेरे को सिखाओ। फिर इनका इस्तेमाल किया, प्रॉफिट आया प्रॉफिट आया प्रॉफिट आया, बोले सही है सही है सही है। बाद में जब गलत गया, लाइन में 2 ट्रेड गलत गया, फालतू है यार, ये भी बराबर नहीं है। फिर इनका फिर इनका फिर इनका फिर इनका फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर ब्रोकर का ये बुक वो बुक, यूट्यूब वीडियो, दुनिया भर का नॉलेज। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल कैसे होते हैं इसके ऊपर ये खुद बुक लिख सकता है, इसको सक्सेस मिल नहीं रहा है। क्योंकि मार्केट में नॉलेज की वजह से सक्सेस नहीं मिलता, स्किल की वजह से मिलता है। ये स्किल इसके पास नहीं है। प्रॉब्लम ये है, स्किल डेवलप करने के लिए डटे रहना पड़ता है। ये बार बार सिस्टम चेंज कर रहा है, फेलियर पे भाग जाता है और सिर्फ सक्सेस पे रुकना चाहता है। और ये सिस्टम बार बार अगर आप बदली करेंगे तो आप कंट्रोल कैसे ले पाएंगे? ये पहला डिसाइड करो कि 75% से ज़्यादा सक्सेस एनालिसिस में नहीं आता, किसको भी नहीं आता, किसको भी नहीं आता। 70 to 80% के ब्रैकेट में अगर आप सक्सेसफुल एनालिसिस में 100 में से 70 से 80 बार आपने जो प्रिडिक्ट किया वो हुआ, 20 से 25 बार आप गलत गए, याद रखना आप बेस्ट एनालिस्ट है, इससे बेस्ट प्रिडिक्शन इसका भी नहीं। सो 20-25% आप गलत जाएंगे। जिनको आप सबसे सक्सेसफुल मानते हैं लाइफ में, वो चाहे पास की हिस्ट्री में कोई किंग रहने दो या कोई पॉलिटिशियन रहने दो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहने दो या कोई भी रहने दो, क्या वो लाइफ में जब जब जो जो जहां जहां उसने काम किया उधर उधर वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल रहा? पॉसिबल ही नहीं। तो आप ऐसा कैसे बन सकते? दुनिया का एक अलग अजूबा है। तुम इस धरती के पार्ट हो तो तुम भी वैसे ही रहोगे। वो इतने गलत जाने के बाद भी अगर वो इतने बड़े लोग बने, तुम्हारा गलत जाना ऑब्वियस है, तो तू इसको चेंज नहीं कर सकता है। सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको ढूंढने की कोशिश करो, उसमें चेंज करो। जैसे मैंने कहा, जीतना मैटर करता है, वॉर जीतना जरूरी है। कुछ बैटल हाथ से जा सकते हैं, कुछ बैटल हाथ से जा सकते हैं, वॉर जीतना जरूरी है। वॉर इसके लिए नहीं जीते जाते क्योंकि एक आप अच्छे वॉरियर हो, वॉर इसके लिए जीते जाते हैं कि आप अच्छे वॉरियर के बाद नहीं, आप अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हो। क्योंकि सक्सेस एज अ टीम जब लाया जाता है तब स्ट्रैटेजी सक्सेस देती है। एक ट्रेड पे आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले, एज अ टीम मल्टीपल ट्रेड का क्लस्टर आपको सक्सेस देने वाला है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इस फेलियर के बावजूद भी सक्सेस, बैटल हारने के बाद भी वॉर जीतना चाहिए, तो फिर क्या करना पड़े उसके ऊपर ध्यान दो। क्या आप इस मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं? बात है ना मार्केट का गुरु, मार्केट गुरु। मेरा एक स्टूडेंट है, वो एडवर्टाइज डालता है मार्केट गुरु। 4 साल पहले सीखा, वो मार्केट गुरु हो गया। मेरा इस सब्जेक्ट पे PhD हुआ। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, 25 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी स्टूडेंट है, अभी भी मार्केट का गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि इस मार्केट का गुरु हो ही नहीं सकता। समंदर का गुरु हो सकता है? समंदर का डेप्थ इंसान ने अभी भी देखा है। आप मार्स तक गए, लेकिन नीचे धरती पे समंदर के बॉटम तक आप अभी तक पहुंच नहीं पाए। कितने स्पीसीज है आपको मालूम नहीं है। इस समंदर का कोई भी मास्टर नहीं हो सकता। शिपिंग में जो मास्टर होते हैं वो शिप के मास्टर होते हैं, जो कैप्टन होता है उसका मास्टर बोलते हैं, लेकिन वो शिप का मास्टर होता है, समंदर का मास्टर नहीं। समंदर किसी भी एनवायरनमेंट, कैसे भी कंडीशन में है, ऐसे कंडीशन में अपने शिप को परफेक्ट मनूवर कर सके, इसमें उसने जो मास्टरी ली उसको आप मास्टर। उसने शिप को कंट्रोल करने की मास्टरी ली है, समंदर को नहीं। आपको आपकी सिस्टम को कंट्रोल करना है, मार्केट को नहीं। इसका मतलब आप मार्केट के ये ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं, इसको आप नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन फिर भी अपने ट्रेड को कंट्रोल करो। ये इसने ट्रेड को खुला छोड़ा है, क्योंकि कौन से शेयर में बाय आएगा, वो शायद 100 रुपए का भी हो सकता है, शायद 1000 का भी हो सकता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसके लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इर्रेशनल है, इलॉजिकल है। इसको लॉजिकल बनाओ।
यानी इन्वेस्ट करते टाइम अपने ट्रेड को कंट्रोल करो। सो जब मैं काम करूंगा तो मैं अपने ट्रेड को कंट्रोल करूंगा, रिस्क करूंगा, यानी मैं भी उधर ही बाय करूंगा जिधर वो बाय कर रहा है, मैं भी उधर ही सेल करूंगा जिधर वो सेल कर रहा है। उसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, उसका लॉस मेरा लॉस, फिर भी बॉटम में वो लॉस में, मैं प्रॉफिट में, प्रोवाइडेड मैंने मेरे सिस्टम को कंट्रोल किया होगा। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, जब भी बाय आएगा, जो उसको भी आएगा मुझे भी आएगा, वो ले रहा है 100 शेयर, मैं लूंगा फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करूंगा। यानी मैं लाख रुपए सपोज फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो लाख रुपए में जितने भी शेयर आते हैं उतने ही ले लिए। सो लाख रुपए लगाए, 2 टका कमाया। दूसरा शेयर में बाय मिला, उसमें भी लाख रुपए के ही शेयर दिए, भले यूनिट कमाए लेकिन इन्वेस्टमेंट फिक्स करता है, 2 टका कमाया। तीसरा शेयर में अगेन 2 टका कमाया। चौथा शेयर उसका गलत तो मेरा भी गलत, उसके 2 टका गए, मेरे भी 2 टका गए। सो प्रैक्टिकली 75% सक्सेस, 25% फेलियर दोनों का आया, लेकिन उसका 800 रुपया गया, लेकिन मुझे 4000 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो वही जगह पे जिधर वो बाय कर रहा है उधर मैं बाय कर रहा हूँ, जिधर वो सेल कर रहा है उधर मैं सेल कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने क्या किया, सिस्टम वही इस्तेमाल किया, पर एक छोटा सा फैक्टर किया कि मैं अपने सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, वो मेरे हाथ में रखा है। क्योंकि कौन सा ट्रेड गलत जाएगा, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वही गलत गया। तो तूने जो लास्ट 10 ट्रेड में कमाया है तो एक ही ट्रेड लेके जाएगा, फिर रिकवर होते होते कितनी हालत खराब होगी। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट को यूनिफॉर्म अगर रखते हैं तो गलत जाना मैटर नहीं करता। ये अगर आपने किया तो फिर आप सक्सेसफुल बनेंगे। किसी भी गेम में गेम प्लान बनाना पड़ता है ना। आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसका मतलब आप जीतेंगे ज़रूरी नहीं। अच्छा स्किल के साथ एक गेम प्लान बनाना पड़ता है, और गेम प्लान हम कैसे बनाते हैं, हम जब बाय करेंगे तब पहला रिस्क डिफाइन करेंगे। हमेशा पहला निगेटिव सोचेंगे कि मेरी ये चाल गलत गई तो मेरा रिस्क रहेगा 3 टका। 3 टका क्यों? ऐसा हो गया मैंने बाय किया, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ऊपर गया तो 10 टका का रिस्क लेते। ऐसा करना नहीं, क्योंकि लाइन में 8 ट्रेड अगर गलत गए तो तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा, सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। लाइन में 7-8 ट्रेड गलत जा सकते हैं। कभी कभी लाइन में अगर 70% सक्सेस है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 में से 7 बराबर आएंगे और 3 गलत जाएंगे। सो पहले 7 बराबर आएंगे और आगे के 3 गलत जाएंगे। लाइन में कभी कभी 10 गलत जा सकते हैं और लाइन में 40 ट्रेड सही आ सकते हैं। मार्केट जब कंसोलिडेशन में होता है, साइडवेज मार्केट होता है, उस फेज में आप ज़्यादा गलत जाएंगे। मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है उस टाइम पे आपके मैक्सिमम ट्रेड सिर्फ सही आते हैं। आप प्रेजेंट है और आप अपने आप पैसा लेके जाएंगे, क्योंकि आप बहते पानी में सिर्फ जंप किया, पानी अपने आप आपको लेके जाता है। वैसे मार्केट बढ़ रहा है, ऐसे मार्केट में आपने सिर्फ जंप किया, अपने आप मार्केट लेके जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उस फेज में आपके ज़्यादा ट्रेड सही आते हैं। तो इसके लिए स्टॉप लॉस डिफाइन, पहला टारगेट 3 टका और दूसरा टारगेट 6%। हम जब काम करेंगे तो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। 10,000 क्यों, मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं 10 लाख से शुरू करूं? नहीं। गाड़ी सीखने के लिए मर्सिडीज नहीं लेते। मारुति काय के लिए बने? मारुति का इन्वेंशन ही उसी के लिए हुआ है। इस कंट्री में मैक्सिमम लोग फ्यूचर में मर्सिडीज और BMW लेंगे। ये जब उनको पता चला तब उन्होंने मारुति लाया। 25 साल पहले ऑडी मालूम था क्या आपको? रवि शास्त्री ने ऑडी दिखाया ना बेंसन एंड एजेस में, तब इस कंट्री को पता चला ऑडी नाम का गाड़ी होता है। अब ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंग के नीचे भी ऑडी खड़ा रहता। ये जो प्रोग्रेस हमने इंडस्ट्री का देखा, सो बेसिकली मारुति जो हर कॉमन आदमी के पास जाएगी। इंडस्ट्री एनालिसिस का ये अगेन टॉपिक पे मैं पहुंचा। 15-20 साल पहले आपको किसी ने भी पूछा होता तो मोटरसाइकिल की जगह कार हर घर के पास जाएगी। हर एक का ये ऑब्जर्वेशन था भी कि ऑलमोस्ट हर घर में एक गाड़ी आएगी। जहाँ 25 साल पहले जिसके पास साइकिल थी उसके पास मोटरसाइकिल आई। हर एक को मालूम था मोटरसाइकिल भी गई। मुझे याद है 1996 में मेरे दोस्तों ने हीरो होंडा लाया, वही मेरे 4 दोस्त जिनका मैंने पार्टी खाया।
पैसा यूज करने का अकल नहीं। हीरो होंडा लेके आए, एक का ब्लैक एक का रेड, मेरे को कलर भी याद है। वो गाड़ी था CD100, ऐसा भी गाड़ी का नाम था, CD100। मेरे ख्याल से वो गाड़ी रहेगा नहीं अभी। वो लाया, तो काय के लिए लाया है? ये स्टेशन के पास रहते हैं, फालतू में इसका मेंटेनेंस है, इसका इंश्योरेंस है, खर्चा बढ़ा है, तो क्या जरूरत है इसका? तो लाइफ को एंजॉय करने को सीख, समझे ना? बुढ़े जैसा फालतू का लेक्चर मत दे, बैठने तो बैठने तो मत बैठ, तो बैठने को तो मैं बैठेगा, बैठने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम लाना नहीं चाहिए था, अभी लाया है तो अभी चलाएगा मैं ही। किसको पता चलता है मेरा गाड़ी है उसका गाड़ी? 4 जन हीरो होंडा लेके आए, 36,500। मेरे को अभी भी वो कीमत याद है, क्योंकि मेरे समझ में इतना है, इनको सिखाया बताया, तभी भी ये सुधर नहीं रहे। जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा ना, उसको एजुकेशन एक एक्सपोजर देता है, उसको नॉलेजेबल बना। पर एक बार इंसान नॉलेजेबल बना तो उसको एक चीज का एक चीज को इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज शर्म। बच्चे जब स्कूल में जाता है ना, उसके बाद वो शर्माना शुरू करता है। उसके पहले जब स्कूल में जाने के पहले ना, वो किधर भी गाना बोलने को बोलता है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद फिर उसका ड्रामा शुरू होता है, अभी नहीं बोलूंगा, नहीं मेरे को शर्म आता है। जैसे जैसे बड़ा बनता है तभी आप बोलते, जब छोटा था तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता था, अभी वो शर्माता है, क्योंकि एजुकेशन ने उसको यही सिखाया है।